हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरावली श्रेणी। पिछली क्लास में हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा था, एक एक चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ा था। हमने भारतीय प्रायद्वीप को जो है दो आधार पर बांट करके, केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के आधार पर बांट करके हमने उनको पढ़ा था। हमने एक एक चीज़ें पढ़ी थी। हमने मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेल का पठार, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आज की जो हमारी क्लासेस है वो है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी का काफ़ी सारा फ्रेंड्स महत्व है। अरावली श्रेणी संसार की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, ये समझ लीजिए आप। धरती पर जितने भी वलित पर्वत बने हैं आज तक, उन सब में प्राचीन है अरावली श्रेणी। चाहे जितने भी माउंटेन आप देखोगे, भारत ही नहीं दुनिया में कितने भी जो माउंटेन्स हैं, उन सब से, जितने भी वलित माउंटेन्स हैं, उन सब से प्राचीन है अरावली श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं अरावली श्रेणी को। फ्रेंड्स, अरावली श्रेणी हम देखेंगे तो अरावली श्रेणी जो है मुख्य रूप से गुजरात से लगा करके, ये आप गुजरात है, यहाँ से लगा करके इस तरीके से, ये राजस्थान से होते हुए इस तरीके से, इस तरीके से राजस्थान से, फिर ये हरियाणा से फिर होते हुए फिर दिल्ली जो हरियाणा बॉर्डर यहाँ से लगता है, यहाँ पॉइंट पर, इसको अलग पेन से हम कर देते हैं, यहाँ तक दिल्ली तक फैला हुआ है। यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक अरावली फैली हुई है। भारत के 4 प्रदेशों में ये जो है श्रेणी पूरी फैली हुई है। सबसे पहले इस श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं, इसके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो है ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो इसके उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। उत्पत्ति, ओरिजिन के बारे में इसके जान लेते हैं हम। देखिए, जो मैंने अभी जैसे कि आपसे बताया कि जो ये पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी, ये संसार की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है और इसका जो निर्माण हुआ था, हम लिख देते हैं एक एक पॉइंट पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद लिख देता हूं। अरावली श्रेणी है, इसका जो निर्माण हुआ था वो आज से लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ था? आज से लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, आज से लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन एक कालखंड है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ। ठीक है, आज से लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, यह संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। संसार में जितने भी वलित पर्वत बने, जैसे कि एंडीज या हिमालय, इन सब से प्राचीन है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरी बात, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा होगा कि सर अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। तो अवशिष्ट का अर्थ होता है, अवशिष्ट को अंग्रेजी भाषा में रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं, अर्थात बचा खुचा,
तो अगर हम पर्वतों की बात करें तो पर्वत मुख्यतः, अगर हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं तो पर्वतों का अध्ययन हम मुख्यतः चार आधारों पर पर्वतों का अध्ययन करते हैं। यानी पर्वतों को जब हम पढ़ेंगे तो उनको 4 तरीके से, यानी 4 प्रकार के पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं हम पर्वत के बारे में। देखिए, अगर हम पर्वत को अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेन। अगर हम माउंटेन को देखें तो माउंटेन को हम 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, एक एक समझ लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, एक जो पर्वत होता है तो उसे कहते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत जिसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं? देखिए, वलित पर्वत का अर्थ मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, जब आपको हमने हिमालय का निर्माण पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, या इसको दूसरे भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब 2 प्लेटों का अभिसरण होता है, तो जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने के फलस्वरूप जो पर्वत बनते हैं उन पर्वतों को हम वलित पर्वत कहते हैं। कैसे? मान लीजिए, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में जो मलबा होता है वो मलबा एक घुमावदार शक्ल का रूप, मतलब एक चीज़ का रूप ले लेता है, या उनके जो बीच का मलबा है वही फोल्ड हो जाता है और वही कहलाता है आपका जो है वलित पर्वत। तो वलित पर्वत, अब वलित पर्वत को भी 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। वलित पर्वत को भी 2 भागों में बांटते हैं हम। देखिए, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक इसको कहते हैं हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और दूसरे को हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, 2 भागों में बांटते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन और यंग फोल्ड माउंटेन। ये 2 चीजें हो गई। दूसरा जो पर्वत का एक प्रकार है वो है ज्वालामुखीय पर्वत। अब आप कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, आपने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा होगा, आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा। जो है ज्वालामुखी क्या है, वॉल्केनो क्या है, क्या इसका क्या है, क्या होता है इनसे? देखिए, जो वॉल्केनो होते हैं ये क्या होते हैं कि धरती की सतह पर स्थित छिद्र व दरार होते हैं, जिनके माध्यम से या जिनसे जो है लावा, जो है जलवाष्प, जो है राख और धूल निकलता है, तो उसको हम वॉल्केनो कहते हैं या उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। कैसे? इनसे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब ज्वालामुखी के अंदर से, मान लीजिए ये एक समझ लीजिए ये एक वॉल्केनो है, ठीक है, ये एक वॉल्केनो है, और यहाँ से क्या होता है, इससे जो है लावा निकलता है। इससे क्या होता है? लावा निकलता है, लावा निकलता जाता है इस तरीके से, और जब लावा सतह पर आता है तो वो ठंडा होता जाता है, ठंडा होता जाता है, और इसी तरीके से जब वो ठंडा हो जाता है तो वो एक पर्वत का रूप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखीय पर्वत। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ज्वालामुखीय पर्वत कहते हैं। तीसरा हमारा है ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, या इसे हिंदी भाषा में हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत भी 2 प्लेटों के आपस में अपसरण और अभिसरण से इनका निर्माण होता है, भ्रंशोत्थ पर्वत का, ब्लॉक माउंटेन का। और चौथे जो हमारे पर्वत हैं वो हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, जिन्हें हम अंग्रेजी भाषा में रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं, यानी बचे कुचे पर्वत। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। जो अरावली है, इस प्रकार से हमने समझा कि जो अरावली है वो किस प्रकार का माउंटेन है, तो वो एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। ये आप समझ लीजिए। कई बार जो है यूपीएससी पीटी में पूछा गया है कि जो है अरावली किस प्रकार का पर्वत है, तो आप क्या बताओगे? तो वो एक अवशिष्ट पर्वत है, एक बचा कुचा पर्वत है। ठीक है, बात करते हैं कि जो अरावली है, इसकी जो चट्टानें हैं वो किसकी बनी हुई हैं, तो ये समझ लीजिए। देखिए, यह ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट व शिस्ट से
निर्मित है और इसमें धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता है, यानी अरावली में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आपने समझ लिया कि इसमें धारवाड़ चट्टानें। अब यह ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और सिस्ट क्या होते हैं, जब हम आपको चट्टान का अपनी क्लास लेके आएंगे तो चट्टान में एक एक चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। ये भी सिर्फ आपको एक बेसिक रूप से हम यहाँ बताते हैं। तो आपने अब तक की इसमें ये चीज़ें जान ली कि जो है ये लगभग आज से लगभग 600-750 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। और ये संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है और इसमें जो है ग्रेनाइट, और जो यह है ये जो है ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट से निर्मित है और ये इसमें जो है धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। तो ये हमने इसके उत्पत्ति के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो इसको मिटा देते हैं। विस्तार यहां लिख देते हैं हम। विस्तार के बारे में मैंने बताया आपको कि ये जो है तो ये भारत के 4 प्रदेशों में फैला हुआ है। भारत के 4 प्रदेशों में फैला हुआ है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा दिल्ली। यानी हरियाणा के बगल में स्थित है दिल्ली, वहां तक ये 4 जो है उसमें फैला हुआ है। तो यहां लिख देते हैं। तो इसका विस्तार गुजरात के कहां से एग्जैक्ट, तो यहां पर एक स्थान का नाम है पालनपुर। तो गुजरात यहां लिख देते हैं पालनपुर से दिल्ली। ठीक, ये जो है गुजरात के पालनपुर से लगा करके दिल्ली तक फैला हुआ है। यूँ कह लीजिए यहाँ पर अहमदाबाद भी, पालनपुर के पास अहमदाबाद कहीं अहमदाबाद भी लिखा आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कब पालनपुर या अहमदाबाद दोनों हो सकते हैं, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो ये इसके जो इसका विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। यह भारत के 4 राज्यों, पहला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक यह श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, ये जो है भारत के 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसका जो अधिकतर भाग है, लगभग 80% जो इसका भाग है वो राजस्थान में पड़ता है। इसका 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, बाकी का हिस्सा अन्य तीनों राज्यों में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ एक लिख देते हैं पॉइंट हम। इसका 80% हिस्सा या 80% भाग राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसका 80% हिस्सा राजस्थान में। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि जो अरावली जो है तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब इसका विस्तार है, तो राजस्थान। तो इसका उत्तर है राजस्थान। बात कर लेते हैं इसकी हम। तो ये जो गुजरात के पालनपुर से लगा करके जो दिल्ली तक का ये क्षेत्र है, जो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। यानी इस अरावली की जो लंबाई है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। तो यहाँ लिख देते हैं अरावली की लंबाई 800
किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर है, तथा इसकी चौड़ाई तथा इसकी जो विड्थ है वो कितनी है वो भी देख लेते हैं। इसकी जो विड्थ है वो 3 और जिसकी जो औसतन विड्थ है इसकी चौड़ाई है वो 300 से जो है 930 मीटर है। कितनी है 930 मीटर। लिख देते हैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई 300 से इसकी जो औसत चौड़ाई यहाँ लिख देते हैं हम, औसत चौड़ाई 300 से 930 मीटर है। इसकी जो औसत चौड़ाई में काफ़ी अंतर है, आप देख पा रहे हो यहाँ 300 से कहीं पर ये 300 है और कहीं से पर ये 930 भी है। क्यों ऐसा है, इसके पीछे कारण है कि जो आपकी अरावली श्रेणी है, ये अरावली श्रेणी देख लो, जैसे जैसे ये इधर की ओर बढ़ती है, इस तरीके से ये अरावली श्रेणी आपकी है, इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हो। जैसे जैसे ये बढ़ती है दक्षिण की तरफ, इस तरीके से दक्षिण की तरफ बढ़ती है, आप यहाँ देख पा रहे हो। ज्यों ज्यों ये दक्षिण की ओर बढ़ती है, इनकी जो बीच की लंबाई और जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ये दक्षिण की ओर बढ़ती है, जो इसकी बीच की जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं एक पॉइंट और हम, दक्षिण की ओर अरावली की चौड़ाई व ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी जो दक्षिण की ओर जैसे ये आएगी, इसकी जो है ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ जाती है। इसी कारण और इसी जो है अरावली श्रेणी पर ही जो है, तो हमें इसका जो सर्वोच्च शिखर जिसे कहते हैं गुरु शिखर, ठीक है, यही अरावली श्रेणी में ही, जो राजस्थान में ही पड़ता है। यहीं पर एक यहाँ पर एक माउंट आबू है, माउंट आबू श्रृंखला है, यहाँ लिख देते हैं हम। पहले इसका नामकरण हम कर देते हैं, ये राजस्थान है आपका, अलग पेन से इसका नामकरण कर देते हैं हम, आसानी होगी समझने में। गुजरात, राजस्थान, ये आपका हरियाणा, और यहाँ आपका है दिल्ली। ठीक है, तो इसकी जो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कहाँ पर स्थित है, यहीं पर है, एक स्थान है माउंट आबू, यहीं पर एक स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू एक श्रृंखला है और एक हिल स्टेशन भी है। तो यहीं पर ही माउंट आबू पर ही यहीं पर एक चोटी स्थित है, जिसे कहते हैं गुरु शिखर। क्या कहेंगे उसे? गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो लंबाई है वो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। और इसी तरीके से 17 जो है, और इसी तरीके से जो माउंट आबू है वो एक हिल स्टेशन है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर, सर्वोच्च चोटी कह लेते हैं चोटी गुरु शिखर है। जो माउंट
आबू पर स्थित है, यानी जो गुरु शिखर है वो माउंट आबू पर स्थित है। कौन से स्थान है? वहाँ पर एक ज़िला है सिरोही, सिरोही ज़िला, सिरोही ज़िला के पास ये स्थित है, सिरोही ज़िला, ज़िला है सिरोही। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही ज़िला पर स्थित है। माउंट आबू क्या है? माउंट आबू के बारे में लेते हैं। देखिए माउंट आबू जो है तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, पूरे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, जो कहाँ पर स्थित है? यही राजस्थान में स्थित है, यहीं पर। तो माउंट आबू पर स्थित है, यहाँ लिख देते हैं माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो इतना आपने समझ लिया, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने इतना जाना, थोड़ा इसके बारे में देखिए। अलग जो है अरावली को, अरावली जो श्रेणी फैली हुई है, इस अरावली को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए इसको जो है, इसको लिख देते हैं, इसको उदयपुर के पास इसे जरगा की पहाड़ियां, जरगा की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। इसको, इसे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ व गोगुंडा, एक स्थान है गोगुंडा, वहाँ पर इसे भोरात के नाम से जाना जाता है, भोरात। इसे तोंडगढ़ में, तोंडगढ़ में इसे मरवाड़ा या मरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसे दिल्ली कटक, दिल्ली कटक या रायसीना की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको कुछ अलग अलग जो है हिस्सों में कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे जो है यहाँ जो है उदयपुर के पास इस जरगा की पहाड़ियाँ, द हिल्स ऑफ जरगा के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ व गोगुंडा में इसे भोरात, तोंडगढ़ में इसे मरवाड़ा, दिल्ली में दिल्ली कटक या रायसीना की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। रायसीना की पहाड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। भारत के प्रशासनिक जो है अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो रायसीना की पहाड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि रायसीना की पहाड़ियों पर ही बना हुआ है राष्ट्रपति भवन, द प्रेसिडेंट हाउस। ठीक है, कई सारी सरकारी जो भवनें हैं, जो भारत के प्रशासन के अंतर्गत जो भी सरकारी भवनें हैं, उन भवनों का निर्माण जो है इस पहाड़ी पर किया गया है। आप जो है इसकी आकृति बहुत ही जो है, यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत मनोरम लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ की जो शिल्पकारी है वो जो है एक अपने आप में एक बहुत जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ की जो शिल्पकारी की गई है, जो भवन निर्माण किया गया है वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही जो है मनमोहक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं कि यहीं पर ही जो है, कहाँ पर? रायसीना पर ही राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं।
देखिए, अरावली से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन वो बहुत उसमें अधिकांश नदियाँ जो है तो मानसूनी नदियाँ होती हैं। देखिए, नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक नदी होती है जो ग्लेशियर से निकलती है, हिमानी से निकलती है, और वो हमेशा मतलब बहती रहती है, चाहे मौसम बारिश का मौसम हो या ना हो। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो मौसमी नदियाँ होती हैं, यानी जब वर्षा होती है तभी वो नदियाँ हमें दिखती हैं, वर्षा समाप्त होने के बाद वो नदियाँ विलुप्त सी हो जाती हैं। तो वही होता है कि ये जो अरावली से कई सारी जो है नदियाँ निकलती हैं, जो है मानसूनी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन 3 प्रमुख नदियाँ जो हैं जो इससे निकलती हैं, उन नदियों को हम यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम, अरावली से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदी देख लीजिए। देखिए, एक मैपिंग के द्वारा ही इसको छोटा सा मैप बना के हम यहाँ समझ लेते हैं। एक छोटा सा ही मैप। देखिए, आपको मैप बनाना ज़रूर आना चाहिए। मैप अगर आप बना नहीं पाएंगे तो यू कांट डू दिस, आप इसको बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आपको मैप की समझ आना ही चाहिए, आपको मैप बनाना आना ही चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप इसको समझ नहीं पाएंगे। हमने बताया था कि ये अरावली है जो यहाँ गुजरात से निकलती है। ये हमने आपको गुजरात बताया था, अरावली बताया था। ये अरावली श्रेणी है। तो यहीं से एक नदी निकलती है, यहाँ से, और ये आती है कच्छ के रण के तक, और इस नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी, आपने लूनी नदी के बारे में जाना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है ये, और अक्सर एग्ज़ाम में इस नदी के बारे में पूछा भी जाता है कि लूनी नदी क्या है। तो लूनी नदी अरावली के पश्चिम से निकलती है, और पश्चिम की हुई आरंभ के उत्तर से ये इस तरीके यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से, और बहते हुए इस तरीके से ये आगे यहाँ पर आती है कच्छ के रण के पास। यहाँ पर एक स्थान है कच्छ का रण, कच्छ का रण। तो कच्छ के रण तक आती है, लेकिन ये कच्छ के खाड़ी में नहीं गिरती है। ये कच्छ के रण के पास तो आती है, लेकिन कच्छ के खाड़ी में ये गिरती नहीं है। ये यहीं पर ही एक स्थल पे ही ये जो है नदी विलुप्त हो जाती है। इसी कारण इस नदी को अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। ये नदी स्थल से ही निकलती है और स्थल में ही ये विलुप्त हो जाती है। इसी कारण इस नदी को क्या कहते हैं हम? अंतःस्थलीय नदी। ठीक है, अंतःस्थलीय नदी। और इस नदी के मुहाने पर हमें खारा भी पानी थोड़ा बहुत मिलता है। तो इसके मुहाने पर खारा जल पाया जाता है। ठीक है, इसके मुहाने पर क्या मिलता है? हमें खारा जल देखने को मिलता है। यहीं से एक नदी और निकलती है, यहीं से ही एक नदी यहाँ से निकलती है, और इस नदी का नाम है, इसका नाम है बनास नदी। यहाँ हम लिख देते हैं बनास। एक नदी ये बनास है, और यहीं से एक नदी निकलती है चंबल। ये चंबल है, और जो बनास नदी है वो चंबल में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? इसका नदी का नाम क्या है? बनास। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी चंबल। तो जो बनास नदी है वो अरावली के पूर्व से निकलती है और जाकर चंबल में मिल जाती है। ठीक है, एक नदी यहीं से और निकलती है, यहाँ से, और ये नदी यहाँ से बहते हुए जाकर ये है आपका खंभात की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी।
तो एक नदी यहाँ से निकलती है और जाकर खंबात की गाड़ी मिल जाती है और इस नदी को कहते हैं साबरमती। साबरमती। तो 3 नदियाँ हमने यहाँ पर देखा, एक नदी लूनी, दूसरी बनास और तीसरी साबरमती नदियाँ। तो इसको यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। यहीं से निकलती है जो है आपकी लूनी नदी, इस तरीके से लूनी नदी। एक कौन सी नदी है? लूनी। और यहीं से फिर निकलती है आपकी एक बनास, फिर इस तरीके से यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी चंबल, इस तरीके से, और चंबल मिल जाती है। और यहीं से एक नदी निकलती है साबरमती, जो जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ हमने इसमें समझा। हमें यहाँ पर एक झील देखने को मिलती है जिसको कहते हैं सांभर झील। सांभर झील काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। यहाँ पर एक झील हमें देखने को मिलती है, कहते हैं उसको सांभर झील। सांभर झील। सांभर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील हमें यही राजस्थान में ही देखने को मिलेगी। राजस्थान में है ये, और ये अरावली से घिरी हुई है। ये ऊपर नहीं है, उससे घिरी हुई है, और इसे हमने कहा है सांभर झील। सांभर झील। सांभर झील की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो सांभर झील है वो भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। ठीक है, अगर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सांभर किस प्रकार की झील है, तो सांभर जो है तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। आप इसके नोट ज़रूर बनाते जाइए फ्रेंड्स, एक एक चीज़ों को समझते जाइए। चीज़ें आपको बेहतर तब समझ में आएंगी जब आप उसके नोट्स बनाएंगे। इफ़ आप उसके नोट नहीं बनाते हैं तो आप उस चीज़ को बेहतर नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अगर इसको बेहतर आपको समझ चाहिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आपको उसके नोट्स बनाने हैं कि चीज़ों को समझना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चीज़ें बड़ी नहीं होती, चीज़ें बहुत, जब हम पढ़ते थे तो ये चीज़ें हमें बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन जब हमने इसको बेहतर, हमने जब इसको समझा, हमने जब इसको समझना चाहा, तो हमें ये बहुत ईजी लगने लगी। कोई भी चीज़ हो, मनोविज्ञान अगर आप पढ़ोगे तो मनोविज्ञान में एक चीज़ है कि जब किसी चीज़ के पास आप उससे आकर्षित होते हो तो वो चीज़ भी आपके पास आकर्षित होती है। एक किताब है द सीक्रेट, आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है वो, बहुत बुक है वो, कभी उसको आप पढ़िए एक बार। उस किताब में एक चीज़ बताई गई है कि आकर्षण का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके मन में, कहते हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो उस किताब के अनुसार एक सिद्धांत पे काम करता है, जिसे कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। मान के चलिए, एक मिसाल के तौर पे मान लीजिए आपका कोई अमुक दोस्त है और आप उसको याद कर रहे हैं। आप उसको 4 दिन से याद कर रहे हैं कि मेरा दोस्त है, उसके साथ हम बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो व्यक्ति आपको मिल जाता है और आप उसके साथ चाय पीते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण होना बहुत ज़रूरी है। आप जिसके प्रति आप आकर्षित होंगे वो भी चीज़ आपकी ओर आकर्षित होगी। ये आकर्षण का सिद्धांत कहता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करके डीएम बन जाएं, आईएएस बन जाएं, लेकिन अगर आप मेहनत करके पढ़ाई नहीं करेंगे, आप उसके सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, आप उसके कॉन्सेप्ट जितने कोई भी सब्जेक्ट हो उसके, अगर आप हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, आप पीटी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आकर्षण का सिद्धांत काम करता है जब क्रिया होती है, यानी आपका कार्य करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़, हम तो सीधी सी एक चीज़ जानते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो अगर आप उसको आप ख्वाहिश है कि आपको मिल जाए, तो इस पूरे कायनात का ज़र्रा आपको उस चीज़ को हासिल करने में मदद करेगा। आपके पास मान लीजिए आपके अंदर प्रबल चाह है कि आपको आईएएस बनना है, आपको मेहनत करके पढ़ाई करना है, लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास वो लोग नहीं है जो आपको बता सके। लेकिन अगर आपके पास आप में प्रबल इच्छा है कि आपको
आईएएस बनना है, आप कुछ भी कर गुजरेंगे, आपको आईएएस बन के रहना है, तो आपके पास रिसोर्सेस आने लगेंगे, आपके पास वो ज़रिया बन जाएगा जिससे आप उस चीज़ को पा सकेंगे। कोई नहीं कहता था कि जो है मनोज शर्मा, आपने नाम सुना होगा मनोज शर्मा का, एक आईपीएस थे वो, जो कि 12वीं फेल थे। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें विक्रांत मैसी ने उनकी भूमिका निभाई थी। आपने उस फिल्म में देखा होगा कि किस प्रकार से संघर्ष करके उन्होंने 12वीं फेल एक स्टूडेंट, आप सोचिए कि 12वीं फेल स्टूडेंट एक आईएएस, एक यूपीएससी टॉपर बना, जिसको जो है आईपीएस बना, वो उसने क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या जो है आटे की मिल में काम किया, उसने जो है लाइब्रेरी में काम किया, कितनी सी उसने जो है संघर्ष किया, लेकिन अंत में क्योंकि उसमें प्रबल इच्छा थी, उसको भूख थी आईएएस बनने की, तो वो बना। तो ये सब चीज़ें होती। तो किसी भी चीज़ को हम अपने पॉइंट पे फिर लौट के आते हैं कि मान लीजिए ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं, थोड़ी कठिन लगती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप उससे जुड़ोगे, तो वो चीज़ आपको आसान लगने लगेगी दोस्तों, बहुत आसान लगने लगेंगी। तो आपको उससे जुड़ना है, आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना है, एक एक चीज़ों को समझना है। हम भी बहुत मिडिल परिवार से आते थे, लेकिन हमने भी क्या किया, हमने भी इसको जो है समझा और जो है इसमें आगे बढ़ने लगे। तो आपको भी समझना है। तो हमने समझा कि अरावली से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, वैसे तो बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन 3 नदियाँ ऐसी होती हैं जो मुख्य नदियाँ हैं, जिसमें लूनी, साबरमती और बनास हैं। तो ये हमने समझ लिया। हमने सांभर झील के बारे में समझ लिया कि सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हमने समझा कि जो सांभर है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसको हम मिटा देते हैं और एक बात इसमें समझ लेते हैं हम, इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट और समझ लेते हैं कि अरावली एक जलवायु विभाजक है। जलवायु विभाजक है। आपने देखा होगा कि जलवायु विभाजक कैसे है। आप देखोगे कि ये आपकी अरावली है और यहां पर आपका स्थित है, यहां पर क्या है, थार का रेगिस्तान। ये क्या है, थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान यहाँ पर स्थित है और इस थार के रेगिस्तान में जो वर्षा होती है वो बहुत कम वर्षा होती है। लगभग वार्षिक इसकी जो वर्षा की हम बात करें तो इसकी जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम होती है। क्यों यहाँ वर्षा नहीं होती है, क्या इसके पीछे कारण है, आइए समझते हैं। देखिए, अरावली की अवस्थिति ही कुछ ऐसी है कि जब यहाँ से लीजिए, मान लीजिए ये जो है, यहाँ से जब मानसूनी उठता है, मानसून आता है, ये है आपका अरब की शाखा, अरब सागर की शाखा, ठीक है, अरब सागर की शाखा। तो जब यहाँ पर मानसूनी पवनें यहाँ पर इंटर होती हैं, यहाँ पर जब इंटर होती हैं तो आप देखोगे कि अरावली की अवस्थिति ही कुछ ऐसी है कि जो पवनें होती हैं इससे यहाँ से आगे निकल जाती हैं, इससे आगे निकल जाती हैं। अगर क्या होता कि अगर जिस तरीके से मान लीजिए अरावली आज ऐसी है ना, अगर ये अरावली ऐसी होती तो जो इसकी जो शाखाओं के अरब सागर की शाखा के माध्यम से जो मानसूनी पवनें आती तो वो पवनें यहाँ पर रुक जाती, अवरुद्ध हो जाती और वर्षा बहुत ज़्यादा होती। लेकिन जो है मानसूनी पवनें क्या करती हैं, मानसूनी पवनें इनको ये आगे निकल जाती हैं और ये अरावली इसको रोक नहीं पाता। इसी कारण यहाँ पर जो इसका जो मौसम है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सब कहीं नहीं होती। आप नीचे इसके पूर्व की ओर देखोगे, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर देखोगे, ये माउंट आबू के पास है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर वर्षा होती है। क्यों वर्षा होती है, इसके पीछे भी कारण है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, अरावली की अवस्थिति, आपने अरावली जो सीधी यहाँ तक नहीं गई है, अरावली इस तरीके से ऐसे से गई है, ऐसे से गई है,
फिर थोड़ा सा ये इधर इधर की ओर मुड़ गई है। तो समझिए कि अरावली के साथ मान लीजिए यहाँ तक आई, यहाँ की जब पवनें आई तो यहाँ पर रुक गई, लेकिन जब पवनें और आगे आई तो ये इधर की ओर झुकी, तो यहाँ पर ये जो है पवनें यहाँ की इन श्रेणियों से टकराई और यहाँ पर जो है वर्षा हुई। तो इसके पूर्व में यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वर्षा होती है और बांगर भूमि पाई जाती है और काली मिट्टी पर ये वहाँ पाई जाती है, और उस काली मिट्टी में क्या होती है, कपास आदि की खेती होती है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वर्षा होती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक पॉइंट, थार के रेगिस्तान में 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वार्षिक, यहाँ पर हम वार्षिक से भी कम वर्षा होती है। इसी कारण आज थार का रेगिस्तान है। ठीक है, अगर वर्षा यहाँ भाई मरुभूमि कब बनती है, मरुभूमि तभी बनेगी जब वर्षा नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर वर्षा होती तो यहाँ आज रेगिस्तान नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जो माउंट आबू मैंने बताया कि वर्षा हर कहीं नहीं होती, इसके पश्चिम में तो वर्षा यहाँ पर नहीं होती, लेकिन इसके पूरब में कुछ हिस्सों पर जो है वर्षा होती है। माउंट आबू पर जो है 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखी जाती है। माउंट आबू पर 150 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, दर्ज की जाती है। देखिए, इन सब चीज़ों के साथ साथ इसका कई सारा महत्व भी है। इसके महत्व के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। देखिए, यहाँ हम लिखते हैं अरावली का महत्व। अरावली का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अरावलीज, इसका महत्व क्या है। देखिए, अरावली की अवस्थिति हमने बताया आपको कि अगर अरावली जो होती, अगर ये इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से अवरुद्ध होती, तो जो अरब सागर की शाखा से जो मानसूनी पवनें आ रही होती तो वो यहाँ पर बराबर वर्षा होती। लेकिन इसकी अवस्थिति चूँकि ऐसी है तो जो हवाएं हैं वो इसके समांतर पैरेलल निकल जाती हैं। लेकिन इसका महत्व भी है, समझिए। अगर इसने इस तरीके से ये पूरा आपका थार का रेगिस्तान है, आप इसको देखोगे, इसका महत्व क्या है। जो ये अरावली है, ये अरावली का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो ये पूरा पश्चिम की ओर जो इसका रेगिस्तान है, इसको ये पूरब की ओर नहीं आने देता है। एक प्रकार से एक अवरोध का काम करता है। अरावली एक प्रकार से अवरोध का काम करती है, और जो पूरा जो थार का रेगिस्तान है, इसको ये पूरब की ओर नहीं आने देती है। बीच में एक जो है एक प्राचीर की तरह खड़ी होती है। तो इसको यहाँ हम एक पॉइंट इसका लिख देते हैं, लिख देते हैं हम अरावली रेगिस्तान को पूर्व की ओर आने से रोकता है। ठीक है, सबसे बड़े इसके महत्व क्या है कि ये जो रेगिस्तान है इसको ये पूर्व की ओर आने से रोकता है। यही राजस्थान के पास ही, यहीं पर जो है माउंट आबू पर ही एक हमें मंदिर देखने को मिलता है, एक प्राचीन मंदिर, जिसे हमने कहा है, यहाँ हम लिख देते हैं उसका नाम, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है,
तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म के जो मंदिर के जो इसके जो आपके तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों को समर्पित है ये मंदिर। काफ़ी विशाल मंदिर है जो कि राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू के पास ही जो है ये स्थित है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम और लिख देते हैं इसका। राजस्थान में माउंट आबू पर जैन तीर्थंकरों को समर्पित एक जैन मंदिर स्थित है। यहीं पर स्थित है जो है ये आपका जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, थोड़ा इसके और महत्व के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जो अरावली पर्वत है, ये पूरी जो श्रृंखला है ये धारवाड़ चट्टानों से निर्मित हैं, और धारवाड़ की चट्टानें होती हैं उसमें जो है धात्विक और अधात्विक, मेटालिक और नॉन मेटालिक जो है तो खनिजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस पर जो है हमें जो है कई सारी जो है दो यहाँ पर खनिजें भी मिलती हैं। कौन दो खनिजें मिलती हैं? धात्विक और अधात्विक। तो यहाँ पर हमें खनिज भी मिलती हैं, खनिज। ठीक है, खनिज मिलती हैं। पहली है धात्विक और दूसरी है अधात्विक, मेटालिक, नॉन मेटालिक। ठीक है, मेटालिक, नॉन मेटालिक। देखिए, धात्विक जिसमें धात्विक यानी जिसमें धातु मिलती है, तो अगर देखा जाए तो धात्विक में देखा जाए तो हमें यहाँ पर हम धात्विक लिख देते हैं, धात्विक। तो धात्विक खनिजों में हमें मिलता है यहीं पर ही कॉपर मिलता है। कॉपर को तांबा कहते हैं हम, तांबा। ये कहाँ पर मिलता है? तो ये खेतड़ी की खान में मिलता है, खेतड़ी की खान। यहीं पर ही एक खेतड़ी की खान है, खेतड़ी खान। राजस्थान का वो ज़िला है जिसका नाम है झुंझुनू ज़िला है, और वहीं पर ही जो है मिलता है कॉपर। सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ मिलता है? खेतड़ी की खान में, ज़िला है झुंझुनू। फिर यहाँ पर आयरन भी मिलता है, लोहा मिलता है जयपुर के पास, जयपुर के स्थान के पास हमें लोहा बहुयात मात्रा में मिलता है। उसके बाद जो है चांदी, सिल्वर और अभ्रक आदि। अगर धात्विक में देखा जाए तो कहाँ पर? कॉपर मिलता है खेतड़ी की खान झुंझुनू जिला में मिलता है, आयरन लोहा जयपुर के पास जो है मिलता है, और चांदी और अभ्रक हमें जो है अरावली में मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम आधात्विक की बात करें, नॉन मेटालिक की बात करें, तो इसमें हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, और सफ़ेद संगमरमर। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर जिसे हम कहते हैं वाइट मार्बल कहते हैं। तो आधात्विक में देखा जाए, नॉन मेटालिक में देखा जाए तो चूना पत्थर हमें मिलता है, यहाँ पर बलुआ पत्थर मिलता है, और सफ़ेद संगमरमर मिलता है। सफ़ेद संगमरमर का एक प्रकार है जिसको कहते हैं मकराना। यहाँ पर इस सफ़ेद संगमरमर की एक प्रकार पाई जाती है, मकराना। सफ़ेद संगमरमर जो मिलता है तो मकराना
से ही आपने देखा होगा जो आगरे का ताजमहल है काफ़ी विशाल जो है आपने देखा होगा कि सातवां अजूबा है जो है आगरे का ताजमहल। तो आगरे का जो ताजमहल है वो किससे बना है? वो मकराना से ही बना है। किससे बना है? मकराना से ही। आगरे का ताजमहल, यहाँ लिख देते हैं ताजमहल बना है। दूसरा एक बना है इसी मकराने से ही, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में। और ताजमहल कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी जो है अरावली बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सफ़ेद संगमरमर की जो यहाँ पर जो निकाला जाता है जो भी काफ़ी महंगा होता है। तो इसके अगर देखा जाए तो जो सफ़ेद संगमरमर है के लिहाज से एक काफ़ी जो है आर्थिक रूप से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इसके आर्थिक के साथ साथ धार्मिक जो है इसमें पर्यटन स्थल भी, ये जो है काफ़ी सारे इसमें पर्यटन स्थल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उन पर्यटन स्थल को भी हम देख लेते हैं। पर्यटन स्थल, कई सारे पर्यटन स्थल भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें यहीं पर ही देखने को मिलता है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। हमें यहीं पर ही हल्दी घाटी देखने को मिलता है। हल्दी घाटी का जब हम नाम सुनते हैं, यहीं पर स्थित है अरावली में ही। हल्दी घाटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में अनायास ही अकबर और महाराणा प्रताप के एक चित्र छप जाता है हमारे जो है मानस पटल पर। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। आप सबको कमेंट करके ये बताना है कि ये युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी भी वहीं स्थित है। दूसरा माउंट आबू राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन है जो यहीं पर स्थित है। ये भी पर्यटन, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने भी जाते हैं। तो माउंट आबू भी यहीं स्थित है। माउंट आबू स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर माउंट आबू स्थित है। साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं। यही जो है हमें चित्तौड़ के किले, फोर्ट ऑफ चित्तौड़ हमें यही देखने को मिलेंगे। यही जो है तो हमें अजमेर शरीफ, भी यहीं स्थित है अरावली पर्वत पे ही। अजमेर शरीफ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अजमेर शरीफ है वो किस सूफी संत की दरगाह है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि जो अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो किस सूफी संत की दरगाह है, ये हमें आप लोग बताइए। तो कुछ ये सब चीज़ें जो है पर्यटन स्थल के रूप में भी ये महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से दिलवाड़ा जैन मंदिर, आबू है, चित्तौड़ के किले, अजमेर। अगर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो हमने बताया आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर, हल्दी घाटी, माउंट आबू, चित्तौड़ के किले और अजमेर शरीफ। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें पर्यटन के जो है दृष्टिकोण से बहुत, ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे जो स्थान हैं पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल एक्सएम लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम और आप सबके लिए बेहतर क्लास ला सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।